नमस्कार। आज हम एक सवाल की तह तक जाएंगे। सवाल ये है कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत की जमीन से पैसा निकालने के लिए कौन-कौन से प्रयोग किए। बिल्कुल। और ये सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है। लक्ष्य तो एक ही था, मतलब ज्यादा से ज्यादा राजस्व। लेकिन तरीके 3 थे और हर तरीके के पीछे एक अलग सोच थी, एक अलग रणनीति थी। तो चलिए पहले प्रयोग से शुरू करते हैं। स्थायी बंदोबस्त है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। हाँ, स्थायी बंदोबस्त। इसमें उन्होंने सीधे किसानों से नहीं बल्कि जमींदारों से समझौता किया। जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। अच्छा, मतलब जमींदार बिचौलिए बन गए जी और उन्हें एक तय रकम अंग्रेजों को देनी होती थी जो हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई थी। बिल्कुल। और ये रकम बहुत बड़ी थी। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प चीज थी, वो था सनसेट लॉ। सनसेट लॉ, ये क्या था? मतलब अगर जमींदार एक तय तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। हाँ, तो कई पुराने जमींदारों की जमीनें चली गईं और नए लोग जो शहरों में रहते थे वो जमींदार बन गए। तो बंगाल में उन्होंने जमींदारों पर दांव लगाया, पर दक्षिण भारत में तो जमींदार उतने ताकतवर नहीं थे। वहां क्या किया उन्होंने? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए दक्षिण में आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू किया। हालांकि इसकी शुरुआत अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में ही कर दी थी। रैयतवाड़ी, तो रैयत का मतलब है किसान। सही। ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से एकदम उल्टी थी। यहाँ सरकार ने सीधे किसानों से समझौता किया। सुनने में तो ये बेहतर लगता है, कोई बिचौलिया नहीं, किसान को जमीन का मालिकाना हक भी मिल गया। हाँ, पर यहाँ एक पेच था। लगान की दरें स्थायी नहीं थीं और बहुत ज्यादा थीं। कहीं कहीं तो उपज का 50 से 60% तक। 50 से 60%? जी। और सरकार उसे हर 30 साल बाद बदल सकती थी, मतलब बढ़ा सकती थी। तो एक तरह से सरकार ही जमींदार बन गई, कह सकते हैं। किसानों पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वो अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए। तो हमारे पास 2 व्यवस्थाएं हो गई, एक जमींदारों के साथ, दूसरी सीधे किसानों के साथ। और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसे 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने पेश किया था। ये उत्तर भारत के उन इलाकों के लिए थी जहां गांव या महाल एक सामाजिक इकाई के तौर पर मजबूत थे। महालवाड़ी मतलब महाल के साथ समझौता। महाल यानी पूरा गांव। हाँ, पूरा गांव या कभी-कभी गांवों का समूह। यहाँ समझौता पूरे गांव के साथ किया जाता था। तो फिर लगान कौन इकट्ठा करता था? गांव का मुखिया, जिसे लंबरदार भी कहते थे, वो सबसे लगान इकट्ठा करके सरकार को देता था। तो जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। बिल्कुल। लेकिन नतीजा यहां भी कुछ अलग नहीं था। लगान की दरें बहुत ऊंची थी। और फसल खराब होने पर भी कोई छूट नहीं मिलती होगी? कोई छूट नहीं, बल्कि इस व्यवस्था का भारी बोझ वो 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण भी बना। तो 3 अलग-अलग व्यवस्थाएं, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ और पूरे गांव के साथ। लेकिन इन सब का किसानों पर असर लगभग एक जैसा ही हुआ। हाँ, नतीजा हर जगह एक ही था। किसानों पर कर्ज का बोझ, जमीनों की बिक्री और ग्रामीण भारत में बढ़ती गरीबी। इन नीतियों ने जमीन को, जो पहले एक सामाजिक धरोहर हुआ करती थी, उसे बस खरीदने बेचने वाली एक चीज बना दिया। तो ये साफ है कि इन नीतियों का मकसद सिर्फ अंग्रेजों के खजाने को भरना था, भले ही उससे भारतीय किसान पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो जाए। और यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि ये राजस्व प्रणालियां सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी। इन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज और संपत्ति के रिश्तों को मौलिक रूप से बदल दिया। विचार करने वाली बात यह है कि औपनिवेशिक काल के इन भूमि स्वामित्व पैटर्न की गूंज आज भी ग्रामीण भारत को कैसे प्रभावित करती है।